श्रीलंका भारत के साउदर्न साइड में स्थित एक छोटा सा आइलैंड या देश जिसकी कुल आबादी है महज 2.25 करोड़। तो ऐसा क्या हुआ जो आज इस देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है? तो ऐसा क्या हुआ जो आज इस पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है? पूरे आइलैंड पर कर्फ्यू लग गया है, फूड और फ्यूल की शॉर्टेज हो चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ जो आज इस देश की परिस्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुजा द्विवेदी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अमृत मंथन पर। तो आज हम बात करते हैं श्रीलंका क्राइसिस के बारे में। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल रहा। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि वे आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। चीनी, चावल, दूध, दाल और चिकन जैसी चीज़ों के दाम आसमान से ऊपर निकल गए। बिजली कटौती के फैसले के बाद हालत और बिगड़ गए। इसके चलते श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर आए। गुरुवार की देर रात हजारों लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। लोग पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रेसिडेंशियल हाउस पर पत्थर भी फेंके, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान हुई हिंसा में कम से कम 50 लोग घायल हैं। हालात इतने बिगड़े कि स्पेशल टास्क फोर्स बुलानी पड़ी। श्रीलंका में फ्यूल और गैस की पहले ही कमी थी। कई पेट्रोल पंपों ने आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगा दिए हैं। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। श्रीलंका के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो वहाँ का महंगाई का स्तर इतना बढ़ चुका है कि वहाँ 1 किलो चीनी के लिए आपको 200 से ज्यादा खर्चने पड़ सकते हैं। एक गैस सिलेंडर 4200 रुपए, 400 ग्राम दूध 800 रुपए और 1 किलो चीनी के लिए आपको 200 से ज्यादा खर्चने पड़ सकते हैं। जी हाँ, बेसिक चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वहां पे एक आम इंसान का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। ध्यान रहे, ये रुपीज श्रीलंकन में है और एक इंडियन रुपीज ऑलमोस्ट 4 श्रीलंकन रुपीज के बराबर होती है। ही नहीं, फ्यूल की कीमतें भी आज वहां पर आसमान छू रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में 92%, तो वहीं डीजल की कीमतों में 76% का इजाफा हो गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 303 रुपए पर लीटर और डीजल 230 रुपए पर लीटर हो चुका है। और डीजल तो यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त ही हो चुका है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शंस और ये बहुत सारे काम रुक गए हैं। कितनी सारी फैक्ट्रियां ठप पड़ गई हैं और वहां पर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। श्रीलंका की फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वहां पर बैंकरप्सी की नौबत आ गई है। अगर फेब की रिपोर्ट्स देखें तो फेब के समय में श्रीलंका के पास महज $2.3 बिलियन फॉरेन करेंसी रिजर्व ही बचे थे और उसकी कुल जीडीपी है $93.45 बिलियन। यानी अगर आज के समय की बात करें तो श्रीलंका के पास 1 महीने का भी राशन पूरी तरीके से नहीं बचा है कि वो अपने कंट्री के लोगों को अफोर्ड करा सके। श्रीलंका की जीडीपी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहां की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। श्रीलंका की जीडीपी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर हम उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व का कंपेयर करें 2020 से, तो आज के समय में 70% तक उसकी फॉरेन करेंसी रिजर्व नीचे गिर चुकी है। यानी श्रीलंका के लिए बाहर के देशों से चीजें इंपोर्ट करना बेहद मुश्किल हो गया है। और आपको पता ही होगा कि श्रीलंका अपनी बेसिक से बेसिक खाने पीने की चीजें जैसे चीनी वगैरह सब बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। उसकी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो उसकी कुल जीडीपी का महज 6% या उससे भी कम हिस्सेदारी है। श्रीलंका पर उसकी कुल जीडीपी का 80% से भी ज्यादा कर्ज है। श्रीलंका इस समय एक बहुत बुरे और आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। पर आज जो श्रीलंका की ये हालत है, क्या ये अचानक से हुई? चलिए, श्रीलंका की इस वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हमें पहले श्रीलंका के पास्ट को थोड़ा समझना होगा। याद रहे, आपके प्रेजेंट में आपके पास्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है और यह बात सिद्ध करती है श्रीलंका की करंट सिचुएशन। आज़ादी के बाद से श्रीलंका आज तक आंतरिक तौर पर कभी स्टेबल नहीं हो पाया है। वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में अक्सर ही हिंसा देखने को मिली। एक पक्ष जो कि माइनॉरिटीज हिंदू हैं, टैमिल्स, महज 15% है इनमें, और दूसरा पक्ष है सिन्हले का, जो वहाँ की मेजॉरिटीज है 70 to 75% है और बौद्ध धर्म को मानते हैं।
श्रीलंका के अस्थिरता का एक सबसे बड़ा रीजन वहां की रूलिंग पार्टियां रही हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करती हैं और माइनॉरिटीज पर तरह तरह के बैन लगाकर उन्हें परेशान करती रही हैं। और उसी का नतीजा था लिट्टे संगठन, जो 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या का कारण बना था। देखिए, अगर आपके पड़ोस में कुछ भी होता है तो उसका थोड़ा सा ही सही पर कुछ न कुछ असर आपके घर पे भी जरूर पड़ता है। यही स्थिति है भारत के साथ। भारत के पड़ोस में कुछ भी होता है तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारे कंट्री पर जरूर पड़ता है। इसीलिए हमें हमारे पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। दो समुदायों के बीच चल रहा ये इंटरनल वॉर 1983 में एक बड़ा रूप ले लिया और उसके बाद 2009 तक 26 सालों तक लगातार चला। और यही सबसे बड़ी और ठोस वजह रही कि श्रीलंका आज तक के समय में भी एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है। आज तक कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वो अपने अंदर में ही स्टेबल नहीं था। वहां पर समय समय पर दंगे फसाद देखने को मिलते रहते थे, जिससे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को भी भारी क्षति पहुंचती थी। भाई, जब उनके आपस की लड़ाई ही नहीं खत्म हो पा रही है तो देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर कहां से ध्यान दे पाएंगे। और यही वजह है कि श्रीलंका आज तक विकसित नहीं हो पाया है। खैर, ये तो था पास्ट से जुड़ा एक रीजन। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। श्रीलंका की कुल जीडीपी में 12 से 13% रोल अदा करता है वहां का टूरिज्म, जो कि चौपट हो गया साल 2019 में वहां की बॉम्ब ब्लास्टिंग में। Jake, it's still not clear who was behind the bombing. Very clear this was coordinated, that it was well planned, that these people were intending to send a very clear message on this, one of the most holy days in the Christian calendar, Easter, that they were attacking Christians, not just people in hotels who might have been foreigners, but very clearly intent on attacking Christians. And it comes at a terrible week for the church, who've had the burning down of, or the partial burning down of the Notre Dame Cathedral in Paris. You have that arson attack on St. Patrick's Cathedral in New York just 2 काफी हद तक, और जो बचा खुचा कसर था उसको पूरा कर दिया हमारे कोरोना ने। के टाइम पर वहां पर टोटल टूरिज्म ठप हो गया, लोग आना जाना बंद कर दिए और जिसका बहुत बड़ा असर पड़ा वहां की अर्थव्यवस्था पर। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा रोल था। कोरोना की मार से पहले ही ठप हो गई थी। श्रीलंका में टूरिज्म विदेशी कमाई का तीसरा बड़ा सोर्स है। ये देश में विदेशी मुद्रा भंडार को भरे रखता था, जो अब लगभग खाली हो चुका है। करीब 5 लाख श्रीलंकाई सीधे तौर पर पर्यटन से जुड़े हुए थे, जो अब बेरोजगार हैं। इतना ही नहीं, करीब 20 लाख लोगों का रोजगार पर्यटन से परोक्ष रूप से जुड़ा था, जो अब नहीं है। श्रीलंका अपनी बेसिक सी चीजें भी इंपोर्ट करता है दूसरे देश से, जैसे सुगर, सीरियल, फार्मास्यूटिकल। यानी श्रीलंका की इकोनॉमी ही रिलाई करती है इंपोर्टेड चीजों पर। इनका फॉरेन करेंसी रिजर्व इतना कम है और ऊपर से बेसिक चीजें भी इंपोर्ट की जा रही हैं और तभी चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लास्ट एक मंथ में ही 25% इन्फ्लेशन देखने को मिली है। फ्यूल क्राइसिस के कारण पावर इतने ज्यादा कट हो रहे हैं कि लोगों के घर में महज 4 घंटे की लाइट आ रही है। और तो और हालत इतनी खराब है कि सरकार ने रोड लाइट यानी स्ट्रीट लाइट्स को भी ऑफ करने का आदेश दे दिया है पावर को सेव करने के लिए। भीषण इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण लोग अपना देश छोड़कर भारत में शरण ले रहे हैं। अभी 6 रिफ्यूजीज रामेश्वर के पास पाए गए और 10 बाद में फिर आए। कैंप्स में भेज दिया गया ताकि उन्हें बेसिक चीजें प्रोवाइड की जा सके, जैसे फूड और मेडिसिन। तमिलनाडु की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि अभी 2000 तक रिफ्यूजीज भारत में शरण ले सकते हैं। इसी के चलते तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया है कि रिफ्यूजीज को बेसिक नीड्स उनकी प्रोवाइड कराई जाए मानवता के नाते। खैर, भारत तमाम तरीकों से श्रीलंका की हेल्प करने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंका भारत के अलावा चाइना, IMF और वर्ल्ड बैंक से भी मदद की गुहार लगातार कर रहा है। आज चाइना की आ ही गई है तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आज श्रीलंका की स्थिति जैसी भी है, जो भी है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है चाइना। आइए जानते हैं कैसे। श्रीलंका का टोटल कर्ज उसकी जीडीपी का 80% है और कुल कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है चाइना।
चाइना का गेम ही कुछ ऐसा है कि वो अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत तमाम गरीब देशों को लोन देता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उससे प्रॉफिट भी कमाता है और बाद में उसके उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। और ऐसा ही किया उसने श्रीलंका के साथ। वहां पर हम्बनटोटा बंदरगाह के लिए उसने $1.2 बिलियन का कर्ज दिया और कर्ज ना चुका पाने के कारण लंका से 99 वर्षों के लिए वो जगह लीज पर ले ली। चाइना श्रीलंका के अलावा भी तमाम गरीब देशों में अपने इस ट्रैप को बिछा रहा है और उनसे प्रॉफिट कमाता है और बाद में उस पर अपना कब्जा कर लेता है, क्योंकि चाइना की नीति ही विस्तारवादी है और उसके इस जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है श्रीलंका। खैर, हम यही आशा करते हैं कि श्रीलंका जल्द से जल्द अपनी इस परेशानी से उबर जाए और फिर से वापस पहले की तरह स्टैंड कर पाए। खैर, हम सब श्रीलंका के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं और मैं प्रे करती हूँ श्रीलंका जल्द से जल्द अपनी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाए। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।